हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर फिज़िक्स क्लास। आज जो हम पढ़ने वाले हैं बहुत इंटरेस्टिंग सा है और इसे समझ लीजिए कि अब आपने अच्छी तरह से सब चीज़ों को समझना है, क्योंकि ये जो आज हम स्टार्ट करेंगे यूनिट्स एंड मेजरमेंट चैप्टर, ये आपके एंट्रेंस एग्जामिनेशन में भी आपको हेल्प करेगा। और जब आप अपना एग्ज़ाम्स देंगे, अपने जो क्लास के एग्ज़ाम्स देंगे, उसमें भी ये बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, तो अभी जो हमने यूनिट्स एंड मेजरमेंट पढ़ना है उसको आप अच्छी तरह से समझिए। कोई भी क्वेरी होगी तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं ताकि हम उसको क्लियर कर सकें। अब जब हम इसको पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहली चीज़ हमने पढ़ा फिज़िक्स के बारे में। फिज़िक्स के बारे में पढ़ा हमने, और हमने फिज़िक्स के बारे में जब पढ़ा तो उसमें हमने देखा कि इट इज़ ए साइंस, और यू कैन से इट टेल्स अस अबाउट द नेचर एंड नेचुरल फिनोमेना। लेकिन जब हम नेचर एंड नेचुरल फिनोमेना के बारे में पढ़ते हैं तो वहीं से हमारे पास एक चीज़ आती है कि हमें मेजरमेंट करने की ज़रूरत क्यों पड़ती है। कोई भी अगर हम एक क्वांटिटी लेते हैं तो हमें उसको मेजर क्यों करना है, हमें उसकी मेजरमेंट की ज़रूरत क्यों पड़ती है। तो मेजरमेंट की ज़रूरत क्यों है? अगर मैं आपको बोलूँ कि आप किसी को बोलते हैं कि आज मैं बहुत खुश हूँ, तो आपसे कोई पूछेगा आप कितने खुश हो, क्या आप उसको मेजर कर सकते हैं? आज आप उसको बोलोगे मैं कल से ज़्यादा आज खुश हूँ, तो आपने क्या किया? आपने आपने आज की खुशी को कल से कंपेयर किया। उसी तरह से अगर मैं आपको बोलूँ कि आप कहते हैं कि आज हमें अच्छी तरह से फिजिक्स समझ आई, मतलब कितनी समझ आई कोई पूछेगा तो आप क्या बोलेंगे? हाँ, कल से ज़्यादा थी, कल से कम थी, इस तरह से। या हमने जो आज पढ़ा वो हमने आज अच्छी तरह से पढ़ा, कितना अच्छा पढ़ा। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको हम मेजर नहीं कर सकते, या मेजरिंग का कोई एक स्केल नहीं है। ठीक है, अब हम फिजिक्स की बात करते हैं, हम कोई भी एक बात करते हैं कि कोई एक बॉडी है वो ऊपर से नीचे गिर रही है, एक नेचुरल फिनोमेना है। नेचुरल फिनोमेना है ना कि ऊपर से एक बॉडी नीचे की तरफ गिर रही है। तो जब वो ऊपर से नीचे गिर रही है, कैसे गिर रही है, किस तरह से गिर रही है, कितनी उसकी वेलोसिटी है, कितना टाइम उसको लग रहा है नीचे तक पहुंचने में। तो ये सब चीज़ें जो हैं ये हमें बताती हैं कि हमें कोई भी एक क्वांटिटी लेनी है, हमें उस चीज़ को मेजर करना आना चाहिए। हमें पता आना चाहिए कि हम उसको कितनी चीज़ों से हम ले सकते हैं। कल को आप मार्केट में जाते हैं और बोलते हैं हमें हमें चीनी दे दो, वो बोलेगा कितनी चीनी चाहिए भाई? आप बोलेंगे दे दो। ऐसा तो नहीं ना हो सकता, आप बोलेंगे 1 किलो, 2 किलो, 3 किलो। तो जब वो डालेगा तो वो क्या करेगा? वो भी एक वेइंग में मेजर करेगा। तो मेजरमेंट की ज़रूरत क्यों है? मेजरमेंट की ज़रूरत इसलिए है कि हमें किसी भी एक चीज़ को डिफाइन करना है। किसी भी चीज़ को डिफाइन करना है इन टर्म्स ऑफ नंबर्स, इन टर्म्स ऑफ इट्स यूनिट्स। तो जब भी हम मेजरिंग प्रोसेस की बात करते हैं या मेजरमेंट की बात करते हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि मेजरमेंट की ज़रूरत क्यों है और उसका सिग्निफिकेंस क्या है। इट रोल्स ए वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन अवर डे टू डे लाइफ। तो फिजिक्स को आप ऐसा कह सकते हैं कि फिजिक्स इज द साइंस ऑफ मेजरमेंट्स और एग्जैक्ट साइंस। तो फिजिक्स को हम ये भी कह सकते हैं इट इज़ ए साइंस ऑफ मेजरमेंट्स। ठीक है, अभी तक हम बात कर रहे थे नेचुरल फिनोमेनन की, नेचुरल प्रोसेस की। तो अब मैंने अपने इस जो फिजिक्स को है उसको मैंने एक नेक्स्ट पार्ट में डिवाइड कर दिया, नेक्स्ट में बोल दिया इट इज़ ए साइंस ऑफ मेजरमेंट्स, टू बी अंडरस्टैंडिंग, हम उस चीज़ को समझ सकें कि ये क्या है। ठीक है, और इन सब चीज़ों के लिए हम बोल सकते हैं कि अगर हम इन सब चीज़ों का सिग्निफिकेंस नहीं होता तो हमारी लाइफ क्या होती, सिंपल सी नैरो टाइप होती कि क्या है हमें पता ही नहीं है हम किस तरह से मेजर कर रहे हैं। तो अब हम चाहें कि बड़ी सारी वास्ट चीज़ों को जब हम मेजर करना चाहते हैं तो हम उसको एक स्मॉल पोर्शन में जाके ले आते हैं, किस चीज़ को मेजर करना है, किस चीज़ को ये है। तो वो जो टूल्स हैं वो फिजिक्स डिफाइन करता है, और नंबर कौन देता है? एक मैथमेटिशियन। तो अगर आप लोगों को याद हो, मैंने आपको बोला था कि जो हमारी फिजिक्स है, सॉरी जो मैथमेटिक्स है, इट इज़ अ लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स। ये शब्द जो हैं आपके फिजिक्स में ये मैथ्स ही देता है। ठीक है, तो फिजिक्स ने क्या काम करना है? फिजिक्स ने करनी है मेजरमेंट, मेजर द थिंग्स। ठीक है, तो वो करेगा फिजिस्ट, और जो नंबर्स देगा वो देगा आपको एक मैथमेटिशियन। ठीक है जी, क्लियर हुआ? तो फिजिक्स को अब हम
एक नेक्स्ट लेवल पे समझेंगे फिजिक्स के बारे में, अब एक अच्छी तरह से समझेंगे कि फिजिक्स है क्या। पहले था इट्स अ ब्रांच ऑफ साइंस जो हमें नेचर और नेचुरल फिनोमिनन के बारे में बताती है। अब हमने बता दिया इट इज़ ए साइंस ऑफ मेजरमेंट। लेकिन फिजिक्स में कौन सी क्वांटिटीज़ को मेजर करते हैं, किस तरह से क्वांटिटी को मेजर किया जाता है, कौन सी क्वांटिटीज़ को, तो यहाँ पर एक चीज़ मैंने लिखी है दैट इज़ कॉल्ड एज योर फिजिकल क्वांटिटी। तो फिजिकल क्वांटिटी क्या हुई? फिजिकल क्वांटिटी मेरे हिसाब से अगर मैं आपको समझाना चाहूँ, अगर आप उसको एक लेमैन की भाषा में, अगर आप किसी एक छोटे को समझाना चाहते हैं कि फिजिकल क्वांटिटी क्या है, तो फिजिकल क्वांटिटी क्या है? फिजिकल क्वांटिटी है आपकी जो फिजिकली एग्जिस्ट करती है। तो अभी हम एक लार्ज पर्सपेक्टिव ले रहे हैं फिजिकल क्वांटिटीज़ को समझने का, कि जैसे आपका डोर है फिजिकली एग्जिस्ट कर रहा है, जैसे आप खुद हैं फिजिकली एग्जिस्ट कर रहे हैं। अब हम इसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी ले सकते हैं। अंडर द माइक्रोस्कोप तो हम उसको देख पा रहे हैं ना, उसकी हम साइज को मेजर कर पा रहे हैं, वो कितना होता है उसको हम मेजर कर पा रहे हैं। लेकिन अभी हम वाइडर पर्सपेक्टिव को लेके चलेंगे, बड़ी बड़ी चीज़ों को लेके चलेंगे, मैक्रोस्कोपिक की बात करेंगे, ठीक है। लेकिन जब हमने फिजिक्स के बारे में पढ़ा, साइंस के बारे में पढ़ा, उसमें हमने मैक्रोस्कोपिक, माइक्रोस्कोपिक और मीजोस्कोपिक के बारे में पढ़ा था, ठीक है। लेकिन अभी हम जब फिजिकल क्वांटिटी की बात करेंगे तो फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, तो फिजिकल क्वांटिटी को अगर हम डिफाइन करना चाहें तो हम ये कह सकते हैं कि जो फिजिकली एग्जिस्ट करती हैं, जिसको हम बात कर सकें कि ये फिजिकली हैं, जिन्हें हम देख सकते हैं। ये मैं एक वाइडर पर्सपेक्टिव ले रहा हूँ बच्चा जी, डोंट गेट कंफ्यूज्ड अबाउट कि बड़ी सारी चीज़ें हैं जिनको हम नहीं देख सकते लेकिन वो फिर भी एग्जिस्ट करती हैं। हम वो बात अभी नहीं कर रहे, अभी हम बात कर रहे हैं एक वाइडर पर्सपेक्टिव की, बड़ी चीज़ों के बारे में, ठीक है। तो फिजिकल क्वांटिटी इज ए क्वांटिटी, अगर हम इसको डिफाइन करना चाहें तो फिजिकल क्वांटिटी को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? फिजिकल क्वांटिटी को हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, ऑल द क्वांटिटीज in terms of laws of physics, laws of physics are described and whose measurements is necessary। इसको हम आसान शब्दों में लिखते हैं, आसान शब्दों में क्या? विच ओबेज लॉज ऑफ फिजिक्स, दैट इज कॉल्ड एज ए फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। तो सबसे पहली चीज फिजिकल क्वांटिटी क्या है? दैट कैन बी मेजर्ड, ठीक है, जिसको मेजर कर सकते हो, जिसको आप देख सकते हो, ठीक है, और जहां पर लॉज ऑफ फिजिक्स एप्लीकेबल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम फिजिकल क्वांटिटी की लेना चाहें, लेंथ, ठीक है, मास, टाइम एंड सो ऑन, दीज आर द थिंग्स विच वी कैन मेक इट श्योर कि हमें चीज़ों को फिजिकल क्वांटिटी क्या है। तो फिजिकल क्वांटिटी सबसे पहली चीज़ विच कैन बी मेजर्ड एंड विच ओबेज योर लॉज ऑफ फिजिक्स। तो यहाँ पर हम बता सकते हैं कि फिजिकल क्वांटिटी क्या है, फिजिक्स क्या है। तो फिजिकल क्वांटिटी, अपने माइंड में एक चीज़ रख लो बच्चे, कि फिजिकल क्वांटिटी एक वो चीज़ है जिसको मेजर किया जा सकता है, जो एग्जिस्ट करती है इस यूनिवर्स में, ठीक है। यहाँ तक कोई परेशानी किसी चीज़ को समझने में? आई होप आप सबको यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। तो फिजिकल क्वांटिटीज आ गया यहाँ पे। अब बात आती है हमें मेजरमेंट की ज़रूरत क्या है और हमारा मेजरिंग प्रोसेस क्या है। अब यहाँ पर हम देखेंगे मेजरिंग प्रोसेस, कि एक भी फिजिकल क्वांटिटी को हम मेजर कैसे करते हैं। तो देखो यहाँ पर मैंने यहाँ पे 3 लाइंस ड्रॉ करके रखी हैं। अब जब आप इस लाइंस को देखेंगे तो व्हाट यू विल डू, यू विल सी ए बी सी डी ई एफ, 3 लाइंस हैं। तो अगर मैं आपसे पूछूं विच वन इज़ द लार्जेस्ट, अगर मैं आपसे बात करूंगा लार्जेस्ट, तो आप बोलेंगे ए बी, ठीक है। और मैं अगर बोलूँगा विच इज़ द स्मॉलेस्ट, तो आप क्या लिखेंगे? आप लिखेंगे ई एफ, यही बताएंगे। और उसके बीच में जो है वो ए बी है। और अगर यहीं पे मैं सर्कल की अगर बात करूँ, विच वन इज़ द लार्जेस्ट, कौन सा बड़ा है, तो आप बोलेंगे ये जी वाला बड़ा है। और मैं बोलूँ कौन सा छोटा है, तो आप बोलेंगे एच वाला छोटा है। तो व्हाट यू डिड, आपने क्या किया, आपने चीज़ों को कैसे समझा, आपने चीज़ों को कैसे किया, ठीक है।
तो आपने चीज़ों को समझने के लिए, उसको देखने के लिए आपने क्या किया, आपने किया कंपेयर। कंपेयर किया ना आपने, देख लिया आपने, देखा ए बी सबसे बड़ा है, सी डी उससे छोटा और ई एफ उस सबसे छोटा। तो ये जब सब चीज़ें छोटी बड़ी जब आपने देखी तो वहाँ से, तो यहाँ पर हमें मेजरिंग प्रोसेस में क्या किया हम लोगों ने, हमने मेजरिंग प्रोसेस में किया एक कंपैरिजन। ठीक है। तो जब मैंने लेक्चर स्टार्ट किया तो मैंने आपको ये बोला कि आप कितने खुश हैं, आप बोलेंगे कल से खुश ज़्यादा हो, तो आपने क्या किया, आपने पिछले दिन से अपनी खुशी को आज से मेजर किया, कंपेयर किया उसको, कि कल मैं इतना खुश था, आज मैं इतना खुश हूँ। अब यहाँ पर हमने यहाँ पर जो बात करी, हमने यहाँ पर जब लेंथ लिया या सर्कल लिया, तो हमने यहाँ पर बता दिया ये जो है, जो ए बी लाइन है वो 3 टाइम्स, एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, 3 टाइम्स बड़ी है आपकी ई एफ से, और 2 टाइम्स बड़ी है आपकी सी डी से। हम एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं। अब ये तो आपने दे दिया कि न्यूमेरिकल वैल्यू तो दे दिया आपने इन सब की, कि 3 टाइम बड़ी है, 2 टाइम बड़ी है, 1 टाइम बड़ी है, लेकिन अब कुछ ना कुछ हमने उसको एक फिजिकल क्वांटिटी को नाम तो देना है। ये फिजिकली एग्जिस्ट कर रही हैं आपके सामने, आपने नंबर तो बता दिया कि नंबर है हमारे पास यहाँ पर, ये नंबर हमें इस तरह से बताएगा कि 3 गुना 2 गुना 1 गुना, लेकिन फिजिकली उसको कुछ एक नाम तो देना है। और अगर मैं ऐसी बात बोलूँ कि आप इसको जब नाम दे रहे हैं, आप दे रहे हैं 3 मीटर, तो ये मीटर क्या चीज़ आ गई साथ में, मीटर इज देयर, 3 तो मुझे पता चल गया, 3 इज न्यूमेरिकल नंबर, मैथमेटिक्स का जो एक नंबर है वो आ गया, लेकिन ये मीटर क्या आया हमारे पास यहाँ पे। तो इसका मतलब कोई भी एक फिजिकल क्वांटिटी जब मेरे को उसको लिखना है इन जनरल, अगर मुझे उसको क्वांटिटी के बारे में लिखना है, कोई भी एक फिजिकल क्वांटिटी के बारे में अगर मैं लिखना चाहूँ तो उसको कैसे लिख सकता हूँ। ठीक है। तो ऐसा करते हैं, हमें किसी भी एक फिजिकल क्वांटिटी को अगर हम लिखना चाहें, उसको हम क्यू से लिख लेते हैं, कैपिटल क्यू यहाँ लिख लेते हैं, और उसको हम लिख लेते हैं यहाँ पे, इट शुड बी इक्वल टू योर न्यूमेरिकल वैल्यू, ब्रैकेट इसलिए डाल रहा हूँ ताकि समझने में आपको आसानी रहे, मल्टीप्लाइड बाय साइज ऑफ यूनिट। ठीक है। तो कोई भी एक फिजिकल क्वांटिटी को अगर आपने डिफाइन करना है तो उसको आप क्या लिखेंगे, इट इज़ ए न्यूमेरिकल वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू यहाँ पे मैंने 3 लिख दिया, पीछे की एग्जांपल लेके चल रहा हूँ आपके साथ अभी समझने के लिए, और साथ में लिख दिया हमने मीटर। तो 3 मीटर इज योर फिजिकल क्वांटिटी एंड द न्यूमेरिकल वैल्यू। ज़रूरी नहीं है कि जब आप एक फिजिकल क्वांटिटी को लिखेंगे तो आपको बुक में क्यू ही मिले, किसी बुक में आपको एक्स मिलेगा, तो आप उसको कैसे लिखेंगे, एन इंटू यू। व्हाट इज एन, एन इज योर न्यूमेरिकल वैल्यू, ठीक है जी, एंड व्हाट इज यू, यू इज योर यूनिट। या एन को हम ऐसे भी दे देते हैं, एन इज ए नंबर, समझने में आसानी रहे जिनको न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं समझ पा रहे, न्यूमेरिकल वैल्यू इज ए नंबर, मैथमेटिक्स नंबर, नथिंग एल्स, एंड यू इज द यूनिट जो आप लेके चल रहे हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा 3 मीटर, सो व्हाट इज 3, 3 इज योर न्यूमेरिकल वैल्यू, एंड व्हाट इज एम, एम इज योर यूनिट। तो कोई भी एक फिजिकल क्वांटिटी को जब हम डिफाइन करना चाहें तो हम उसको ऐसे लिख सकते हैं। तो अगर हम इसको बोलें कि फिजिकल क्वांटिटी क्या हुई, अगर मैं इसको लिखना चाहूँ व्हाट इज द फिजिकल क्वांटिटी, तो ये हुआ आपके पास यहाँ पे, फिजिकल क्वांटिटी इज इक्वल टू 4 टाइम्स ए मीटर। ठीक है, इज इक्वल टू 4 मीटर। ठीक है जी। मतलब कि कितनी एक यूनिट जो आपने डिफाइन किया है, एक यूनिट, वो कितने टाइम्स एक आपका एक फिजिकल क्वांटिटी है, दैट इज कॉल्ड एज योर यूनिट। अब अगर हम यूनिट को समझना चाहें, व्हाट इज ए यूनिट, यूनिट क्या है भाई, यूनिट क्या चीज़ है, बाकी हम इसको आगे एक्सप्लेन करते हैं, लेकिन यूनिट है क्या चीज़ है। अब मैं फॉर एग्जांपल किसी की बात करते हैं, हमारी क्लास में कोई है बच्चा, सपोज आदित्य इज देयर। ठीक है, आदित्य इज ए बॉय मेरी क्लास में,
तो अगर हम बात करें कितने आदित्य हो सकते हैं हमारी क्लास में, कितने हो सकते हैं, सपोज पूरी दुनिया में कितने हो सकते हैं, पहले हम पूरे वर्ल्ड की बात करते हैं। तो वर्ल्ड में हम सपोज कर लेते हैं 100, ठीक है। अब मुझे किसी एक अपनी क्लास के आदित्य को डिफाइन करना है, तो मैं कैसे कर पाऊंगा? मैं नहीं डिफाइन कर सकता, क्योंकि मैं 100 के 100 आदित्य को तो नहीं ना एड्रेस कर सकता। हो सकता है कोई आदित्य मुझसे बड़ा हो सकता है कोई आदित्य मुझसे छोटा हो सकता है कोई आदित्य मेरी क्लास में ही ना हो। तो अब जो मेरी क्लास में जो आदित्य है उसका नाम है आदित्य गुप्ता, ठीक है। अब जो आदित्य गुप्ता है वो भी दो हैं, सपोज कर लेते हैं दो हैं, ठीक है। अब एक आदित्य गुप्ता ऐसा है जो रहता है रिहाड़ी में, और एक आदित्य गुप्ता ऐसा है जो रहता है कच्ची छावनी में, ठीक है। अब मैं बोलूंगा आदित्य तो दोनों खड़े हो जाएंगे, लेकिन मैं अगर बोलूंगा आदित्य गुप्ता ऑफ रिहाड़ी, जो रिहाड़ी में रिजाइड करता है, तो एक ही खड़ा होगा। तो आप ऐसे समझ लीजिए यूनिट इस तरह से है, यूनिट एक आपका एक एड्रेस है पर्टिकुलर चीज के साथ, वो पर्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटी को डिफाइन करेगा। अब मैं लेंथ को, अब हम तो पढ़ चुके हैं कि अब ये सब चीज़ें मालूम है हमें कि मीटर क्या होता है, किलोग्राम क्या होता है, लेकिन अभी हम सिर्फ बात करेंगे जो हमें मालूम है, लेकिन हमने उसकी डेफिनेशन नहीं पढ़ी है, ये कहाँ से आई चीज़ें कैसे बनी। हमने अभी तक तो हम 3 मीटर 4 मीटर बोलते रहे, लेकिन वो 3 मीटर 4 मीटर क्यों है? क्योंकि एक फिजिकल क्वांटिटी है। तो जब ये आप समझ लीजिए ये एक एड्रेस है, ये एक आइडेंटिटी है ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है बेटे। ये आप इसको समझने की कोशिश कीजिए आराम से, कोई परेशानी नहीं लेनी है, ये आपके समझने के लिए चीज़ें हैं। बुक में जो लिखा है अभी आप उसको अब जब पढ़ेंगे अपने नोट्स में या बुक्स में जब पढ़ेंगे, तो घबराना नहीं है कि क्या चीज़ है, सर ने कुछ ऐसा बताया, आप समझ लीजिए इट इज़ आइडेंटिटी, आइडेंटिटी ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी, जिसको आप समझ सकते हैं कि आइडेंटिटी ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी क्या है। अब मेरी क्लास में आदित्य गुप्ता है, दो हैं, लेकिन कौन से? रिहाड़ी वाला, कच्ची छोनी वाला। अगर मैं रिहाड़ी वाले की बात करूंगा तो वो जो रिहाड़ी वाला है वो दैट इज आइडेंटिटी ऑफ ए पर्टिकुलर आदित्य। उसी तरह से जब हम एक फिजिकल क्वांटिटी की बात करते हैं, जब हम एक फिजिकल क्वांटिटी की बात करते हैं, तो फिजिकल क्वांटिटी अभी मैंने पीछे भी लिखा, लेकिन अब दोबारा लिखता हूं यहाँ पे, विच इज इक्वल टू नंबर मल्टीप्लाइड बाई यूनिट। तो जब आप इसको यहाँ 3 मीटर लिखते हैं तो इट टेल्स मी द लेंथ, तो फिजिकल क्वांटिटी इज ऑफ लेंथ। जब इसको आप 3 किलोग्राम लिखते हैं तो आप बोलते हो इट इज़ ऑफ वेट, सॉरी मास। और जब उसी को आप 3 सेकेंड लिख देते हैं तो वो क्या बन जाएगा? टाइम। 3 टाइम्स ऑफ ए टाइम, 3 टाइम्स ऑफ ए मास, 3 टाइम्स ऑफ ए लेंथ। तो फिजिकल क्वांटिटी नंबर और यूनिट इज समथिंग लाइक योर एड्रेस, और समथिंग लाइक योर, यू कैन से, इज आइडेंटिफिकेशन ऑफ समथिंग विच आई कैन से कि ये लेंथ है, ये मास है, ये टाइम है, दीज आर द थिंग्स। तो अभी जो हमने एक नई चीज़ सीखी दैट इज़ या फिजिकल क्वांटिटी। अब फिजिकल क्वांटिटी जब कभी भी हम एक्सप्रेस करते हैं तो मैंने उसको लिखा, आपकी बुक में क्यू आ सकता है या एक्स आ सकता है। तो आज के दिन में जो हम पढ़ने वाले हैं, आज के दिन में हम सबसे पहले अपनी जो चीज़ों को क्लैरिफिकेशन करेंगे, वो क्लैरिफिकेशन करेंगे कि फिजिकल क्वांटिटी होती क्या है। तो आज हम लिखेंगे सबसे पहले फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। तो फिजिकल क्वांटिटी किससे डिनोट करते हैं? एक्स इज इक्वल टू एन यू is equal to q. In some books you will going to find at q, in some books you will going to find x, in some books, बाकी nu तो सेम रहने वाला, उसमें कोई फर्क नहीं है। तो n इसको हम फिर से लिख देते हैं नंबर मल्टीप्लाइड बाय यूनिट, ठीक है। नंबर तो है मेरे पास 3 4 5 6 7 8 वॉट एवर, और यूनिट जो रहेगा उसमें मेरे पास, ठीक है। और दूसरी चीज़ जो हमने याद रखनी है, अगर आपकी फिजिकल यूनिट, सॉरी स्मॉलर, चलिए इसको हम बाद में करते हैं, ठहरिए। अभी हमने लिख दिया x इज इक्वल टू एन यू, ठीक है। x इज इक्वल टू एन यू लिख दिया।
फिजिकल क्वांटिटी के बारे में हमने डिफाइन कर दिया। अब यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर डिफाइन करता हूँ कि मेरे पास एक फिजिकल क्वांटिटी है, ठीक है, उसको मैंने आपका जो है एक्स ही लेते हैं उसको, या क्यू, जो भी लेना चाहते हैं, ठीक है, उसको मैंने डिनोट कर दिया N1U1 के साथ। N1 इज़ द न्यूमेरिकल वैल्यू एंड U1 इज़ द यूनिट, ठीक है, कोई परेशानी नहीं, N1U1 से डिनोट कर दिया, ठीक है। अब सेम फिजिकल क्वांटिटी है और उसको डिनोट कर दिया मैंने N2U2 से, ठीक है। तो जब आपने N2U2 लिख दिया आपने, तो ये आ गई न्यूमेरिकल वैल्यू और ये आ गया U2, ठीक है। और जब कभी भी हम, एक चीज़ आपने हमेशा याद रखनी है कि जब कभी भी आप एक फिजिकल क्वांटिटी लेते हैं वो दोनों सेम होती हैं, ठीक है ना, लेंथ की लेंथ में रहेगी, मास की मास में रहेगी और टाइम की टाइम में रहेगी, कोई चेंजेस नहीं आएंगी। तो आप ऐसे समझ लीजिए दैट इट इज़ ए प्रिंसिपल ऑफ योर होमोजीनिटी और होमोजीनियस। होमोजीनियस कहने का मतलब ये है कि एक क्वांटिटी जो है वो कभी दूसरे में नहीं बदल सकती, दूसरी क्वांटिटी जो है आपकी पहले में नहीं बदल सकती, ठीक है। तो अगर मैं एक क्वांटिटी को डिफाइन करना चाहता हूं, तो जब मैंने उसको डिफाइन किया मैंने लिखा x इक्वल टू N1U1 इज इक्वल टू N2U2, ठीक है। सिस्टम ऑफ यूनिट चल रहा है जो हमारे पास, ठीक है, और U1 U2 है यूनिट्स ऑफ द मेजरमेंट ऑफ द सेम क्वांटिटी। चलो यहाँ डिफाइन कर लेते हैं, N1 एंड N2 आर द न्यूमेरिकल वैल्यूज of the same quantity and U1 U2 are the units of measurement, ठीक है जी। तो यूनिट्स ऑफ द मेजरमेंट N1U1 इज इक्वल टू N2U2। एग्जाम्पल 3 मीटर इज इक्वल टू योर 300 सेंटीमीटर, ठीक लिखा है, ये पढ़ा हुआ है हम लोगों ने बच्चे, ये हमने पढ़ा हुआ है, इसमें कोई वो चेंजेस नहीं कर रहा हूँ मैं, ये सब हमने पढ़ा हुआ है, ठीक है। x1 x2 सॉरी x इज इक्वल टू N1U1 इज इक्वल टू N2U2। तो मीटर भी लेंथ के यूनिट हैं और सेंटीमीटर भी लेंथ के यूनिट हैं, बस फ़र्क इतना है एक बड़ा है एक छोटा है, ठीक है। जब एक बड़े और छोटे की बात करते हैं यहाँ पर, इफ़ योर U1 इज़ ग्रेटर देन U2, कहने का मतलब यह गया है अगर आपका एक यूनिट बड़ा है और दूसरा यूनिट छोटा है, ठीक है, तो न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ फर्स्ट यूनिट शुड बी लेस देन योर सेकेंड, ठीक है। इसको हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे, 3 मीटर इज इक्वल टू 300 सेंटीमीटर। 3 मीटर आया, ये मीटर इज ए बिगर यूनिट और सेंटीमीटर इज ए स्मॉलर यूनिट, ठीक है। तो यहाँ पे नंबर देखो 3 है और यहाँ पे नंबर देखो 300 है, ठीक है। बिगर द यूनिट स्मॉलर इज द नंबर, स्मॉलर यूनिट बिगर इज द नंबर, ठीक है। आई बात समझ में, समझ पा रहे हैं आप मेरी बात को। बिगर यूनिट कंटेन्स 3 टाइम्स जो भी है, बिगर इज द नंबर, sorry, bigger is the unit, smaller is the number, smaller is the unit, bigger is the number, ठीक है। तो आप बिगर यूनिट मीटर के साथ 3 है और स्मॉलर यूनिट के साथ 300 है, ठीक है। तो बिगर यूनिट कंटेन्स, तो यहाँ पर हमने क्या चीज़ सीखी कि अगर यूनिट बड़ा है तो नंबर छोटा रहेगा और अगर नंबर छोटा है तो यूनिट बड़ा रहेगा। और दूसरी चीज़ आपने एक चीज़ याद रखनी है, N1U1 शुड ऑलवेज इक्वल टू योर N2U2, ठीक है। ये हमेशा बराबर रहते हैं, कभी कोई चेंजेस नहीं होती। एक यूनिट जो है लेंथ वाला जो है लेंथ वाले के साथ ही रहेगा लेकिन नंबर बदलते जाएंगे, ठीक है। और हम इसको ऐसे लिख सकते हैं NU इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, कोई चेंजेस नहीं, और N इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट अपॉन U, ठीक है, और N इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू U। तो अभी जो हमने यहाँ देखा, अभी हमने देखा N इज प्रोपोर्शनल टू 1/U, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो 1 by u, 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 1 by u,
बिगर यूनिट, स्मॉलर नंबर। ठीक है जी। और नेक्स्ट इज योर स्मॉलर यूनिट, बिगर नंबर। ठीक है बच्चे, समझ आई बात आप लोगों को? यहां से हम आ रही अब जो आगे चीज़ें हैं वो शुरू होंगी चलना। ठीक है, अभी हम यूनिट्स के बारे में जान पाए हैं, लेकिन ये यूनिट्स बनते कैसे हैं हमें सबसे पहले सीखना है। हमारे फंडामेंटल यूनिट्स क्या होते हैं, या हमारी मास क्या होता है, लेंथ क्या है, टाइम क्या है, बड़ी सारी चीज़ें हमने सीखनी है। इनके यूनिट तो हमने पढ़े हैं ऑलरेडी, लेकिन ये बने कैसे, इनको डिसाइड कौन करता है? अब जैसे हमने बोला कि आदित्य इज ए नेम, हु डिसाइडेड हिज नेम डिसाइडेड बाय हिज पेरेंट्स। ऐसा तो नहीं ना कि when he born and somebody came, हाँ जी आदित्य होगा, हाँ जी ये राहुल होगा, हाँ ये तैमूर होगा, हाँ ये someone else होगा, ऐसा तो नहीं है ना। इट इज डिसाइडेड बाय somebody। तो उसके आगे जो आपका नाम लगा, गुप्ता सर नेम जो लगा, दैट इज ए एड्रेस, दैट इज ए पर्टिकुलर। तो यहाँ पर जब हम बात करेंगे, अब जो हम पढ़ने वाले हैं आज के बाद, आपने ध्यान रखना है कोई भी किसी भी वीडियो को मिस नहीं करेगा, कोई भी किसी चैप्टर को अपने मिस नहीं करेगा। वीडियो आपके रहेंगे यूट्यूब पे, आप देख पाएंगे वहाँ पर, लेकिन मिस कोई नहीं करने वाला है इन चीज़ों को। कि फिज़िक्स क्या है हमने पढ़ लिया, हमने आज सीखा कि हमारे पास वो है यूनिट्स एंड मेजरमेंट में क्या आता है हमारे पास, वो हमने सब देख लिया। फिज़िक्स क्या है, यूनिट्स एंड मेजरमेंट क्या है हमारे, हम कैसे चीज़ों को समझ सकते हैं। आज हमने सीखा कि कैसे मेजर किया जाता है, यूनिट किस तरह से बनते हैं, लेकिन डिसाइड कौन करता है, कितने तरह के यूनिट्स होते हैं, फंडामेंटल होते हैं, डिराइव्ड होते हैं, क्या क्या सब चीज़ें होती हैं, वो हम अपने अगले वीडियो में पढ़ेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। और मैं आप लोगों के साथ टेक्स्ट बुक क्वेश्चंस भी डिस्कस करूंगा, वो इसलिए क्योंकि हमारा अब सिलेबस पेपर का पैटर्न बदल गया है। तो अब ऐसा नहीं है कि हम पहले जो था क्रैम करते जाते थे, ये सब चीज़ें पता थी आएंगी आएंगी, लेकिन अब हमें एक एक चीज़ को समझना है। तो अब अपनी अपनी टेक्स्ट बुक ओपन कर लीजिए, अब आपकी क्लास रेगुलर हो रही है, तो इसलिए कल मिलते हैं और चलेंगे इसके बाद। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।